हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने जो इंट्रोडक्शन था, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। तो वो जो है ना बेसिक इंट्रोडक्शन था, वो सब्जेक्ट के बारे में। इसके अलावा इस चैप्टर का जो है ना थोड़ा बहुत वो इंट्रोडक्शन था। लेकिन हम लोग का जो मेन क्लास है यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है इससे एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आउट नहीं पूछने वाला है। सारा का सारा यहीं से पूछेगा। इसके अलावा पूछता भी है, ठीक है, क्योंकि हम ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रहे हैं तो मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसका एक अच्छा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, एकदम दमदार जोरदार मेहनत कीजिए। और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द आप लोगों के बीच लाइव क्लास भी आ जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ये हम लोग का क्या है, चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न बनता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं या प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा ठीक से तैयारी कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है चैप्टर के नाम से। देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर के नाम से उस चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश का परावर्तन से क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो जा रही थी, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये हम लोग का समतल सतह है। ठीक है, ये समतल सतह है। मान लो कि यहाँ से एक प्रकाश का किरण आया, ये समतल सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम से निकल गया। ठीक है, ये प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किरण है, आया, टकराया, फिर इसी माध्यम से निकल गया, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वो आ रही थी, तो इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे कि आपको हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ये समतल सतह है, ये समतल सतह है, इधर से प्रकाश का किरण आया, टकराया, वापस उसी माध्यम में निकल गया, तो ये घटना जो घटा ना, इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है भी ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, बहुत 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 ज़्यादा। क्या है क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। देखिए, काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम है। ठीक है, क्या क्या नियम है तो समझिएगा। यहाँ प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। क्या क्या, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका मतलब ये समझो कि ये हम लोग का क्या है, समतल सतह है। ठीक है, और ये सूर्य हुआ, प्रकाश आया, टकराया, फिर वापस निकल गया, तो यहाँ से जो किरण आया ना, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। फिर टकराने के बाद सतह से वापस जिस माध्यम से निकल गया, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इसके बीच में अगर एक डाल दिया जाए लंब, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। तो इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, तो इसको ये समझिएगा, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। तो ये इसका पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा याद रखिएगा। हाँ, दूसरा याद रखना है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, मतलब ये हुआ, जैसे ये समतल सतह है, आपतित किरण आया, टकराया,
परावर्तित हो गया, इसके बीच में लंब डाल दिया तो यहाँ एक कोण बन गया, ठीक है, और यहाँ भी एक कोण बना। तो ये जो कोना बना ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। और इधर जो कोना बना तो इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, यानी आर से सूचित करते हैं। तो यानी कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब जो है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है तो इसको बोलेंगे आपतन कोण। ये आपका परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बना इसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम याद रखिएगा। क्या नियम याद रखना है? तो उसके लिए ये आपको याद रखना होगा कि आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि ये जो आपतन कोण है, ठीक है, और ये परावर्तन कोण, यानी इसको एंगल आई से सूचित करते हैं, एंगल आर। तो ये एंगल आई और एंगल आर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन के आपके दो नियम हो गया। पहला नियम आपको क्या बताया हमने? पहला नियम ये बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम बताया आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि इसको एंगल आई से और इसको एंगल आर से सूचित करते हैं। तो एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये दूसरा नियम, ये आप याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ समझिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या है? ये हमने लिया समतल दर्पण, ठीक है, और इसका ये वाला क्या है पार्ट? ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, ठीक, ये जो किरण आया है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ? टकराने के बाद वापस जो इधर निकल गया, ठीक है, ये जो निकल रहा इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इसके बीच में देखो डॉट 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 करके एगो क्या डाल दी है? लंब डाल दिए हैं, तो इस लंब को बोलेंगे अभिलंब। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपतित किरण और ये अभिलंब, समझिएगा कि ये आपतित किरण, सॉरी हाँ, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है? परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। और याद रखिएगा, जो आपतन कोण होता है उसको एंगल आई से सूचित करते हैं, जो परावर्तन कोण होता है इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन पहले समझते हैं फिर से एक बार कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम है इसमें कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है दोनों क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ लिए, ठीक। चलिए अब आगे है, आगे समझिए। यहाँ जैसे कि दिया हुआ आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं यहाँ समझिए। ये क्या है? आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर, जैसे ये परावर्तक सतह है, ये सूर्य आया टकराया, ठीक है, यहाँ से जो आया ना इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। तो ये जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ आप लोग फिगर के साथ देख लीजिए, ये हम लोग का परावर्तक सतह है, यहाँ से किरण आया ना तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। तो याद रखिएगा कि परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। ये जो परावर्तक सतह है किसे कहते हैं? परावर्तक सतह, इसको बोलते हैं ना परावर्तक सतह, ठीक है, इस तरह होता है, ये परावर्तक सतह होता है। किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन किस प्रकार लिखना है? तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, जिस सतह पर आकर प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं उस सतह को परावर्तक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ समझिए, ये क्या है? परावर्तक सतह है। तो क्वेश्चन पूछा कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? ये परावर्तक सतह हम लोग का, ठीक है। तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर आकर प्रकाश का किरण उसी माध्यम में लौट जाते हैं इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। जिस सतह पर आकर प्रकाश का किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाता है उस सतह को क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहेंगे,
ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है परावर्तक सतह किसे कहते हैं, समझिए। तो परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने माध्यम में लौट जाती हैं उस सतह को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है परावर्तित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए ये क्या हम लोग का परावर्तक सतह है, ये क्या हुआ परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह में क्या होता है, परावर्तन के बाद ये जो जाने वाली किरण है इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, परावर्तक सतह है, यहाँ से क्या हुआ, आपतित किरण आया, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है इसी बिंदु को क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहेंगे। जैसे ये क्या हम लोग का परावर्तित आपतन, क्वेश्चन क्या बोला, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ये हम लोग का आपतन बिंदु। डेफिनेशन किससे बोलेंगे, तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है इसी बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। इसका डेफिनेशन और भी एक तरीके से लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो बहुत सारा तरीका है आपको डेफिनेशन लिखने का। ठीक है। एक तरीका क्या बताया हमने, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के पड़ती है, देखिए आपतन बिंदु यही ना पड़ता है, तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे समझिएगा, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। जैसे मान लो ये हम लोग का परावर्तक सतह है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इस पर जो लंब हम लोग डाल देते हैं ना, इस लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है। यहाँ फिगर के साथ आप एक बार देख लीजिए अभिलंब किसे कहते हैं। तो ये जो परावर्तक सतह है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो लंब डालते हैं ना, इस वाले लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अब बात आता है आपतन बिंदु की, आपतन कोण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इसे एंगल हम लोग क्या करते हैं, आई से सूचित करते हैं। समझिएगा, जैसे ये हम लोग का परावर्तक सतह है, ये प्रकाश का किरण आया यानी आपतित किरण है, टकराने के बाद परावर्तित हुआ, इसके बीच एक लंब डाल दिए, तो ये जो कोना बना ना इसको बोलेंगे आपतित किरण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। क्या बोले आपको, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इस वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। यहाँ देख लीजिए एक बार चित्र के साथ, देखिए ये क्या हम लोग का आपतित किरण है और यह क्या है, अभिलंब है। इसके बीच में एक कोण बनाना, ये कोण बना कि नहीं, ठीक है, इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, उसको क्या सूचित करते हैं, आई से, एंगल आई से। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो सुनिएगा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे एंगल आर से सूचित किया जाता है। जैसे ये समतल सतह है, ये आपतित किरण आया, टकराया, परावर्तित हो गया, इसके बीच एक लंब डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ जो कोना बना, यहाँ इसको एंगल आर से सूचित करेंगे। यानी कि क्या होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इस वाले कोण को क्या कहेंगे, परावर्तक
कौन कहेंगे, और परावर्तक कोण को क्या से सूचित करते हैं, आर से सूचित किया था। अब फिगर एक बार देख लीजिए, देखिए यहाँ ये क्या है, परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है ना, तो इस वाले कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, और उसको एंगल आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोग को परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण का परावर्तन, ये हम लोग का क्या रहा, समतल दर्पण रहा। ठीक है, ये क्या है हम लोग का समतल दर्पण है। इस पर क्या हुआ, लंबवत प्रकाश का किरण आया। ठीक है, ये समतल दर्पण है, इस पर लंबवत जैसे प्रकाश का किरण आया 90 डिग्री का कोण बना करके। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बना करके निकल भी गया। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ कि एंगल जो है, जो एंगल आई होगा वो 0 डिग्री का हुआ। ठीक है, तो एंगल आर भी क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना करके आया ना। देखिए कोण एंगल कैसे होगा, यहाँ से यहाँ बनेगा तब ना कुछ अभिलंब डाल दिए तो यहाँ कुछ एंगल बना, यहाँ बना। अब मान लो ये इधर से नहीं आया, सीधे आ गया, तो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रह गया ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच, यानी कि ये हम लोग का क्या हुआ, आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ और यही अभिलंब हुआ। तो इसके बीच में तो कुछ कोणे नहीं बना ना। कोण कब बनता है, जब इस प्रकार का रहेगा। तो ये कोण बना, इधर एगो कोण बना। अब इसमें क्या हुआ कि इसी के ऊपर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब डाला हुआ है इसी में, तो इसमें कोई कोण बना नहीं ना बना। तो जब कोण नहीं बना तो क्या हुआ, इसमें एंगल आई, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हुआ, 0 डिग्री का हुआ। जब भी कोई समतल दर्पण पर प्रकाश का किरण लंबवत पड़ता है तो लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बना करके पड़ा। हाँ, तो 90 डिग्री का जैसे कोण बना करके पड़ा, 90 डिग्री का कोण बना करके आपतित हुआ, तो ये 90 डिग्री का कोण बना करके क्या हुआ, परावर्तित भी हुआ। अर्थात इसमें क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर हुआ। यानी कि इसमें ना कोई कोण का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब कोण का निर्माण नहीं हुआ तो एंगल आई, मतलब आपतन कोण क्या हुआ, 0 डिग्री का। तो आर यानी परावर्तन कोण भी क्या हुआ, 0 डिग्री का हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वस्तु किसे कहते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ये कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा नॉलेज के लिए। वस्तु किसे कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, जब 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें क्या होती है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहा जाता है, वस्तु कहा जाता है। ठीक है, जब कोई 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें, याद रखिएगा, जब कोई 2 या 2 से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, नज़र आती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, उस वस्तु कहेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा आगे जो है ना वस्तु, ये 2 प्रकार का होता है वस्तु, वास्तविक वस्तु और काल्पनिक वस्तु। ठीक है, ठीक, चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, यूँ कहा हो तो ये VBI आपका क्वेश्चन हो सकता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, इमेज। ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, छवि होता है। ठीक है, इसको हम लोग इमेज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, समझिएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत हो से क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये हम लोग का क्या है, कुछ दर्पण वगैरह है। ठीक है, और यहाँ से मान लो कोई प्रकाश का किरण आया, ठीक है, दर्पण से टकराया, ये कट गया। ठीक है, और एगो लिए इधर कट गया, तो यहाँ एक दूसरे को काटता हुआ नजर आया ना, यहाँ का है, इसको क्या कहेंगे, इसको इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसका, और आगे आपको स्पष्ट रूप से ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसका डेफिनेशन समझिए, फिर इसका प्रैक्टिकली आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु को एक दूसरे मतलब दो किरण कम से कम चाहिए, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ नजर आएगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, छवि होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई हमें नजर आती है, उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, छवि। ठीक है, अब आगे याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का है। प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये जो प्रतिबिंब बनाना। देखिए प्रतिबिंब जो है ना दो प्रकार का, अभी आपको पता है कि प्रतिबिंब दो प्रकार का, जैसे किस प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक। देखिए वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लो यह एक क्या है, दर्पण है। कौन सा दर्पण है, यह एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, मान लिए कि यह एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। हम क्या किए, यहाँ वस्तु रखे, दर्पण से टकराया, वो क्या हुआ, इधर निकल गया। ठीक है, यह आपतित किरण है, टकराया, परावर्तित हो गया। ठीक है, और एक किरण लेंगे। ठीक है, दो किरण चाहिए कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो एक किरण हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ भेजा, टकराया, फिर इधर निकल गया। ठीक है, तो ये तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरे को कहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ हम लोग एक कल्पना कर लिए कि यहाँ जो है ना एक दूसरे को इधर काटेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या किया, कल्पना की है, यानी कि एक दूसरे को काटती हुई क्या होती है, नज़र होती है। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटता हुआ नजर आया, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वस्तु यहाँ रखा हुआ लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या हुआ, यहाँ बना। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि काल्पनिक कल्पना की है ना, यहाँ प्रतिबिंब एक्चुअल में बना नहीं है। ये देखिए किरण क्या हो रहा है, इधर जा रहा, वो उधर जा रहा, तो कभी क्या हुआ, एक दूसरे को कटेगा, ये तो इधर और आगे भाग रही है, जैसे जैसे दूर जाएगा और दूरी इन दोनों के बीच क्या होगा, फैलते जाएगा, मतलब कहीं भी एक दूसरे को कट करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अनुमान किए कि यहाँ काटेगा, अनुमान किए मतलब काल्पनिक, कल्पना की है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग समझ गए ना, इस तरह से होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ये रहा उत्तल दर्पण, यहाँ वस्तु रखा हुआ, टकराया, इधर निकल गया, और एक किरण लिए, फिर टकराया केंद्र से, इधर निकल गया, तो एक दूसरे को कहीं कट नहीं किया, बस यहाँ काटता हुआ हम लोग क्या किए, अनुमान किए। ठीक है, यहाँ काटता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब हो गया, लेकिन काल्पनिक बना, क्योंकि कल्पना हम लोग किए है। वस्तु तो इधर भाग रहा है, वस्तु इधर, रोशनी दोनों भाग रहा है, दोनों तो एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं, तो हम लोग ये एक अनुमान किए। ठीक है, कल्पना किए, कल्पना करके प्रतिबिंब, कल्पना करते हुए ये दोनों क्या कर रहा, कट कर रहा है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमने एक क्या किया, अवतल दर्पण लिया। यहाँ वस्तु रखा हुआ है, ए से गया, दर्पण से टकराया, ये क्या हुआ, फोकस से होकर के निकल गया। ठीक है, और एक लिए यहाँ, ठीक है, फिर इससे टकराया, दर्पण से इसे निकल गया, तो एक दूसरे को कट कहाँ किया, यहाँ कट किया ना, यहाँ कट किया ना, तो इसको क्या कहेंगे, वो प्रतिबिंब कहेंगे। देखो ये दोनों प्रकाश का किरण क्या हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, या आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो आपतित परावर्तित दोनों किरण जो है ना एक दूसरे को वास्तव में कट किया ना, तो इससे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और इसमें क्या हो रहा था, कल्पना कर रहे थे, कट नहीं कर रहा था, ये इधर वो उधर जा रहा था, इसमें हम लोग को कल्पना करके कट करना पड़ा, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए उसके आगे का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब है किसे कहते हैं, तो जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जब किसी बिंदु स्रोत से निकली या आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में एक दूसरे को काटती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटती है, वास्तव का बात कर रहे हैं, वास्तव में काटती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे समझिएगा यहाँ एग्जाम्पल, जैसे ये हम लोग का
एक दर्पण रहा, ठीक है। ये हम लोग का एक दर्पण रहा। यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, इस तरह से लाइट गया, ठीक है, इस तरह से प्रकाश आया, दर्पण से टकराया और ये फोकस से होकर के निकल गया, ठीक है। उसी तरह से एक लाइट यहाँ से लिए, सीधा दर्पण से टकराया, निकल गया। तो एक दूसरे को कट कहाँ किया, वास्तव में कट किया ना यहाँ ना, तो वास्तव में जब यहाँ कट गया तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। हाँ, अगर इधर कट करता, इधर कहीं अगर कट करता अनुमान के आधार पर, ऐसे हम लोग अगर अनुमान करते हैं कि ऐसे 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 अगर कट करता तो वो क्या होता, काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ। तो किसी बिंदु से, इसका डेफिनेशन बोलेंगे, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए सेम डेफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हुई नजर आती है, ठीक है, जो एक दूसरे पर कट करती हुई नजर आती है यानी प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो समझिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब दो प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें क्या होता है कि प्रकाश का किरण वास्तव में, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश का किरण क्या होता है, वास्तव में एक दूसरे को कट करता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिसमें प्रकाश का किरण क्या होगा, वास्तव में एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कल्पना में कट करेगा, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे को वास्तव में कट करता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश का किरण क्या होता है, एक दूसरे को वास्तव में कट नहीं करता है बल्कि कल्पना में कट करता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वास्तविक काल्पनिक वाला हो गया। आगे बात करें, चलिए वास्तविक काल्पनिक हो। अब इन दोनों में अंतर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, आखिर बात क्या है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। अंतर क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब दूसरी तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो पहला अंतर यह हुआ कि यह वास्तविक कटने से बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तव में एक दूसरे को कट करेगा तब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, कल्पना करके कटाते हैं, ठीक है। तो कल्पना में कटता है ना, तो उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे कि आपको यहाँ हमने दिखाया था, देखिए वो ये क्या हुआ, वास्तव में यह कट कर गया, ठीक है। तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब देखो वास्तव में कट नहीं किया, ये हम लोग कल्पना की है, क्योंकि ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कट नहीं किया है, ये कल्पना में कट रहा है, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समझिए एक अंतर ये हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तव में कट करता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कल्पना में कट करता है, ठीक है। चलिए उसके दूसरा अंतर है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ दूसरा अंतर, इसे पर्दे पर क्या होता है, प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त करना मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना सिनेमा, पहले जो फॉक्सिंग वगैरह था क्या पीछे लगा हुआ रहता था, और उसका जो है ना
पर्दे में वो सीधा दिखता था। ठीक है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उसको पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा अंतर भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा, यह हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा, तो याद रखिएगा उल्टा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, ये क्या हुआ, उल्टा बना। कैसे उल्टा, तो ये हम लोग का वस्तु क्या यहाँ रखा हुआ था, आप ये देखिए वस्तु कहाँ रखा हुआ था, वस्तु क्या हुआ था, ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, वस्तु तो ऊपर रखा हुआ था, लेकिन इसका प्रतिबिंब क्या बना, नीचे बना। तो वो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका उल्टा बनता है। दर्पण ऊपर है लेकिन क्या हुआ, इधर बन गया, उल्टा बन गया। अब वही बात करें काल्पनिक वस्तु का, तो ये देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, यह मुख्य अक्ष है, वस्तु को यहाँ ऊपर रखा हुआ है ना इससे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी तो ऊपर ही बना। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है, सीधा बनता है। तो यह एक अंतर हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा हमेशा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा वो सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए चौथा है, इसे सीधी रेखा में दर्शाया जाता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसका सीधा रेखा में दर्शाते हैं, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा में दर्शाते हैं। याद रखिएगा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको सीधा रेखा में दर्शाया जाता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए आगे बात करते हैं समतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, यानी कि फोटो किस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो उसके लिए ये है हम लोग का समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो ये हम लोग का रहा एक समतल दर्पण। ठीक है, चलिए ये समतल दर्पण रहा, और इसमें जो वस्तु है, वस्तु को यहाँ रखा गया है। तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बना करके आया, और 90 डिग्री का कोण बना करके क्या हुआ, निकल गया। यानी आपतित किरण 90 डिग्री का कोण बना करके आया, और परावर्तन भी हुआ 90 डिग्री का ही कोण बना करके। लेकिन जैसे ही हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं और यहाँ से इधर रखते हैं, तो ये हो गया आपतित किरण, परावर्तक सतह से टकराया, ये परावर्तित हो गया। ठीक है, या आपतित किरण या परावर्तित किरण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना, देखो कभी कट करेगा, ये तो परावर्तित किरण इधर भाग रहा है और इसका परावर्तित किरण क्या होता है, इधर भाग रहा है। तो ये कभी दोनों आपस में मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन कल्पना क्या किए, देखिए यहाँ कल्पना की है नीचे कि ये तो मिलने वाला है नहीं, इस तरह से कल्पना करके हम लोग क्या किए, मिला दिए। ठीक है, ये कल्पना करके मिला दिए। अब इसका आपसे देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को दर्शाए। ठीक है, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है वो दर्शाए। तो ये हम लोग क्या किए, एक समतल दर्पण लिए, इसमें क्या किए, वस्तु को रखें सीधे ऊपर। ये क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण बना करके आपतित हुआ, फिर परावर्तित भी हो गया 90 डिग्री का कोण बना करके। ठीक है, फिर यहाँ एक वस्तु रखें, ये ऐसे आपतित हुआ, परावर्तित हुआ। तो ये देखो क्या हुआ, वास्तव में तो कहीं कट करने वाला है नहीं, ये तो इधर भाग रहा है, ये तो इधर भाग रहा है। तो ये कल्पना कर लिए, तो कल्पना करके यहाँ मिला दिए कि यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब इसका हमें प्रकृति लिखना है, विशेषता लिखना है। ठीक है, तो देखिए जो समतल दर्पण का विशेषता या प्रकृति, तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। अभी आपको मैंने बताया कि जो समतल दर्पण है इसमें परावर्तित किरण ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो ये तो कहीं दोनों आपस में कभी मिलने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या किया, इसके बदले में एक अनुमान लगा दिए कि ये दोनों यहाँ कट करेगा। ठीक है, ये अनुमान किए, कल्पना किए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हुआ, जो समतल दर्पण है उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा कभी भी वास्तविक नहीं बनता, क्योंकि दोनों क्या होगा, फैलते जाएगा परावर्तित किरण कट करेगा दोनों का, तब ना। ठीक है, तो समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, मतलब वास्तव में एक्चुअल में नहीं, परावर्तित किरण इसका एक्चुअल में नहीं कट करता है। ठीक है, दूसरा है दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे। देखिए ये जो हमें प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब यहाँ हम लोग का वस्तु है। ठीक है, वस्तु जितना आगे रखा होता प्रतिबिंब तो उतना ही दूर बना। ठीक है, वस्तु जितना आगे रखा गया, मान लो कि वस्तु जो है ना 1-2 मीटर दूर आगे ऊपर रखे थे, तो इसका प्रतिबिंब भी जो है ना 2 मीटर दूर पीछे बन गया। ठीक है, तो इसमें दूसरा अंतर समझ में आ गया।
कि दर्पण के उतने ही पीछे प्रतिबिंब बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे। वस्तु दर्पण के आगे जितना वस्तु नज़दीक में रखेगा उतना इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला है तीसरा, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगी। देखिए यहाँ क्या हुआ, वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी यहाँ बराबर है। ये क्या, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है ना, उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक भी दूरी है। तो ये वस्तु का दूरी और ये जो प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो समतल दर्पण पर याद रखिएगा वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट को समझते हैं। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या हुआ, उल्टा हो गया, क्योंकि वस्तु को ऊपर रखा गया था। वस्तु तो था ऊपर, लेकिन प्रतिबिंब क्या बना, नीचे बना, तो उल्टा बना। ठीक है, चलिए अगला है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनता है। यानी कि यहाँ क्या हुआ, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बना। ठीक है, यहाँ वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या बना, सीधा बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ना कि आपका घर में जो आईना वगैरह होगा ना, वही तो समतल दर्पण है। उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है। उसमें याद रखिएगा कि प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा बनने का मतलब ये हुआ कि अगर आप दाहिने वाला हाथ हिला रहे हैं ना, तो आपको आईना से लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बायां वाला हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। ऐसा थोड़े होता है कि हम लोग का मुंडी नीचा हो जाता है और सर ऊपर, नहीं, इस तरह से नहीं होता है। पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब अगर हम दायां वाला हाथ हिला रहे हैं तो मेरा बायां वाला हाथ वहाँ लग रहा है कि बायां वाला हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। ठीक है, और आगे है, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बनने का मतलब ये है कि हम लोग का अगर क्या होता है, आईना में अगर मुंडी ऊपर रखते हैं तो मुंडी थोड़े नीचे होता है, नहीं, मुंडी ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या बना, सीधा बना, यानी मुंडी ऊपर रहता है और सर नीचे रहता है। ठीक है, अगला है, इसमें बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यानी कि जो प्रतिबिंब होता है इसमें क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का गोलीय दर्पण। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने के कारण क्या करना पड़ता है, यही हमें क्लोज करना पड़ता है। तो इसके आगे जो है ना गोलीय दर्पण वाला टॉपिक है। तो गोलीय दर्पण वाला टॉपिक हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं जितने भी स्टूडेंट, वो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा तैयारी करवाने वाले हैं। इस चैनल में सारा सिलेबस आपको डालेंगे, चाहे मैथ का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी हो, सारा चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के बीच लाइव क्लास आ सकूँ। आज की वीडियो में इतना ही बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।